वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत है दुनिया की खास खबरें जो हमें वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना ने भेजी हैं। 2023 यूरोपीय हॉट एयर बैलून फेस्टिवल स्थानीय समयानुसार 6 जुलाई को स्पेन के झगुआलाड़ा में शुरू हो गया है, जो दुनिया भर से हॉट एयर बैलून के शौकीन और पर्यटकों को भाग लेने के लिए आकर्षित करता है। बता दें कि यह फेस्टिवल स्पेन में सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून फेस्टिवल है और यूरोप के सबसे बड़े हॉट एयर बैलून समारोहों में से एक है। बृहत मथेस कक्स की महिला विभाग संयोजक सुनीता कुमारी शाह की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम में विविध विषय में छलफल करते हुए इस विभाग के नामकरण महिला मोर्चा रखने का निर्णय किया गया है। काठमांडू में संपन्न इस मोर्चा ने महिला संबंधी विषयगत तथ्यों का अनुसंधान करके सरोकार वाला निकाय में जानकारी एवं ध्यानाकर्षण कराने का निर्णय भी किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गुरुवार को बताया कि देश का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। ISRO ने सोशल मीडिया पर यह सूचना जारी की। इसके अनुसार स्थानीय समयानुसार 14 जुलाई को दोपहर के बाद 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 प्रक्षेपित किया जाएगा। चीन के हार्बिन शहर ने वर्ष 2025 में 9वें शीतकालीन एशियाई खेलों की मेजबानी का अधिकार जीत लिया है। 8 जुलाई को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित 42वें एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के पूर्ण सत्र में OCA की कार्यकारी समिति के मतदान के बाद यह फैसला किया गया। 5 जुलाई को ब्रिटेन के मेडस्टोन के पास एक फल और सब्जी का फार्म गृह सचिव सुरा ब्रेवरमैन ने आप्रवासन को कम करने के लिए एक भाषण में अपने स्वयं के फल चुनने वालों को प्रशिक्षित करने के लिए ब्रिटेन से आह्वान करने के कुछ घंटों बाद ब्रिटेन ने कहा कि वह अगले साल बागवानी उद्योग के लिए 45,000 वीज़ा जारी करेगा। अप्रैल 2021 में जापान सरकार द्वारा समुद्र में परमाणु दूषित जल निर्वहन की योजना की एक तरफा घोषणा के बाद जापान में घरेलू मत्स्य समूहों, प्रशांत रीम क्षेत्रों और दक्षिण प्रशांत द्वीप देशों ने कड़ा विरोध व्यक्त किया। दबाव में जापान ने IAEA को उसी वर्ष सितंबर में समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया। 2 साल के काम के बाद IAEA ने अंततः अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की। हालांकि रिपोर्ट मूल्यांकन में शामिल सभी विशेषज्ञों की राय को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करती थी और प्रासंगिक निष्कर्षों को विशेषज्ञों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित नहीं किया गया था। कई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों से पता चला है कि फुकुशिमा परमाणु दूषित जल में 60 से अधिक प्रकार के रेडियो न्यूक्लाइड होते हैं। स्वयं जापान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ALPS द्वारा उपचारित लगभग 70% परमाणु दूषित पानी डिस्चार्ज मानक को पूरा नहीं करता है और इसे फिर से शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। जापान सरकार को जनता की राय सुननी चाहिए, विज्ञान का सम्मान करना चाहिए, समुद्री निर्वहन योजना को निलंबित करना चाहिए, साथ ही परमाणु दूषित जल का वैज्ञानिक, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से उपचार करना चाहिए और सख्त अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण को स्वीकार करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह रूसी सैनिकों पर जवाबी हमले करने के लिए यूक्रेन को क्लस्टर बम प्रदान करेगा। क्लस्टर बमों के फटने से व्यापक क्षेत्र में छोटे छोटे बम फैलते हैं जो बेहद जानलेवा होते हैं। इन छोटे बमों के न फटने की दर या इनके नाकाम रहने की दर उच्च होने के कारण ये नागरिकों के लिए लंबे समय तक खतरा बने रहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि इनके इस्तेमाल पर रोक लगाती है, लेकिन अमेरिका, रूस और यूक्रेन इस संधि में शामिल नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया
कि बम प्रदान करने का निर्णय आसान नहीं था। सुलिवन के अनुसार अमेरिका मानता है कि क्लस्टर बमों के छोटे नाकाम बम नागरिकों के लिए खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि रूसी सेना ने और अधिक यूक्रेनी क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया तो उससे भी यूक्रेनी नागरिकों के लिए बड़ा खतरा पैदा होगा। सुलिवन ने कहा है कि अमेरिका ऐसे क्लस्टर बम भेजेगा जिनकी असफलता दर कम है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने सहयोगियों से गहन परामर्श किया और प्रतिबंध संधि के सदस्य देशों का भी कहना था कि वे अमेरिकी निर्णय को समझते हैं। अमेरिका ने बल देते हुए कहा कि रूसी सेना रणभूमि में क्लस्टर बम पहले से इस्तेमाल कर रही है, इसलिए यूक्रेन के जवाबी हमलों के लिए ये आवश्यक हैं। लेकिन मानवाधिकार समूहों के अनुसार यूक्रेन में इन बमों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि यह समय पर दिया गया एक व्यापक रक्षा सहायता पैकेज है जिसकी अत्यंत आवश्यकता थी। हाल ही में भारत के नागालैंड में राजमार्ग के एक हिस्से पर भूस्खलन के कारण चट्टानें खिसकने से कई कारें तुरंत कुचल गईं। इसमें कम से कम 2 लोग मारे गए जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पिछले वाहन के ड्राइविंग रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो के मुताबिक जिस वक्त हादसा हुआ उस समय भारी बारिश हो रही थी और गिरती हुई चट्टानें अचानक नीचे लुढ़क गई। चट्टानें गिरने से एक काले रंग की कार कुचलकर चकनाचूर हो गई और उसके पास एक सफ़ेद कार भी पलट गई। अब कुछ और खबरें प्रस्तुत हैं जो वर्ल्ड मीडिया ब्यूरो चीफ राजकुमार हंस ने संकलित की हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हिंदुओं का भारी संख्या में सामूहिक पलायन। रजा हमदानी की एक विशेष रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंध प्रांत में नाबालिग हिंदू लड़कियों का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन के बाद निकाह कराने के मामले तेजी से बढ़े हैं। भय और असुरक्षा के चलते 100 हिंदू परिवार अपना देश पाकिस्तान छोड़कर भारत आ बसे हैं। पत्रकार इलियास खान ने बताया, हर साल 1000 हिंदू महिलाओं को बनाया जा रहा है जबरन मुस्लिम। सिंध में एक है धर्मांतरण फैक्ट्री। घोटकी में दरगाह में भर चुंडी शरीफ का प्रमुख मियाँ मिट्ठू खुलेआम करवाता है धर्मांतरण और निकाह। पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं 308 भारतीय, इनमें 266 हैं मछुआरे। अमेरिका के वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में दुनिया का सबसे ज़्यादा बदबू देने वाला काफ्स फ्लावर मुर्दा फूल टाइटन 1 काक फूल खिला है। इस फूल से मृत इंसान के सड़े मांस जैसी बदबू आती है, इसलिए इसका दूसरा नाम मुर्दा फूल भी है। पाकिस्तानी सेना पर लोगों की 1500 एकड़ जमीन हड़पने का संगीन आरोप। दक्षिण मैक्सिको के पेड्रो होमे लूला नगर में मेयर विक्टर ह्यूगो सोसा ने यहाँ की 230 साल पुरानी प्रथा के अनुसार मादा मगरमच्छ से शादी रचाई। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनेस्को में दिखा फिर अमेरिका का भारी दबदबा। 193 सदस्य देशों के इस संगठन में पुनः अमेरिका को शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर पक्ष में 132 देशों तथा मात्र 10 देशों ने विरोध में मतदान किया। हम यहाँ आपको बताते चलें 2 बार अमेरिका इस संगठन से हट चुका है। नैरोबी के लोकप्रिय अखबार द स्टार में छपी एक खबर के मुताबिक केरिचो काउंटी के लेंडियानी शहर में हुई सड़क दुर्घटना में 48 लोगों की दुखद मौत। एक ट्रक ने अपना नियंत्रण खो दिया और मारी पैदल यात्रियों वाहनों को टक्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 एवं 14 जुलाई को फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। इन 2 दिवसीय यात्रा के दौरान उनकी भारत और फ्रांस के मध्य अंतरिक्ष रक्षा तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा के संकेत मिले हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ एक और जांच प्रारंभ हो चुकी है। आरोप यह है कि कोरोना संक्रमण के दौरान बतौर पीएम इमरान ने 620 उद्योगपतियों को $3 अरब बिना ब्याज के दे दिए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के बयान से विपक्ष तिलमिलाया। प्रचंड ने कहा था एक भारतीय कारोबारी ने उन्हें पीएम बनवाने की कोशिश की थी। बताइए ये दुनिया की खबरें आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय भारत, जय विश्व।